और इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर आपको पहले दे दें। एक आईएएस और 8 पीसीएस के हुए तबादले। जी हां, नीरज शुक्ला को अयोध्या से हटाकर भेजा गया लखनऊ। नीरज शुक्ला को बनाया गया एडिशनल हाउसिंग कमिश्नर लखनऊ। आज ही वजीर आला योगी ने लिया था अयोध्या में कामों का जायजा। हरीश चौरसिया को एडिशनल एसीईओ गोरखपुर बनाया गया है। मदन सिंह गुरदयाल को एडीएम मेरठ बनाया गया है और कमलेश चंद को एडीएम एलए गाजियाबाद बनाया गया है। इसी तरह शिव प्रताप शुक्ला ओएसडी ग्रेटर नोएडा बनाए गए हैं। तो भारी फेरबदल हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, एक आईएएस और 8 पीसीएस के तबादले किए हैं वजीर आला योगी आदित्यनाथ। और अब बात कफील खान की। करीब 8 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए डॉक्टर कफील खान राजस्थान में अपने खानदान के साथ पनाह गुज़ीर हुए। आज जयपुर के प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अहले खाना के साथ राजस्थान में पनाह गुज़ीर हूं ताकि यूपी सरकार की जानिब से किसी दीगर झूठे मुकदमात न फंसा दिया जाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया गया। डॉक्टर कफील ने कहा कि अब वो कोरोना से मुतासरीन लोगों की मदद करना चाहते हैं। अगर कोरोना टेस्ट के लिए ह्यूमन ट्रायल की ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जान का नजराना देना चाहते हैं ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। ऐतिहासिक जजमेंट पे लिख दिया गया है, लिखा है कि जब से अगस्त 2017 में बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी हुई है, उस दिन से ही उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर कफील को और उसकी पूरी फैमिली को प्रताड़ित कर रही है। ये चीफ जस्टिस का पहले पन्ने का ऑर्डर है। चीफ जस्टिस ने अपने ऑर्डर में ये बात अग्री की है। उन्होंने पूरी स्पीच, आपको इसमें मेरी पूरी स्पीच मिल जाएगी जो मैंने अलीगढ़ में दिया है। व्हाट आई हैव सेड इन दैट स्पीच ऑफ 30 मिनट, मैंने 25-30 मिनट की स्पीच दी थी। चीफ जस्टिस का कहना है कि डीएम अलीगढ़ ने सेलेक्टिवली अपने विम्स ऑफ पावर से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उस 30 मिनट की स्पीच को काट छाट के छोटा करके उसको इस तरह से बना दिया कि वो लगे कि लोगों को लड़ा रही है। 8 महीने जेल में रहने के बाद में जब जमानत मिली है तो डॉक्टर कफील खान ने जयपुर का रुख किया है, राजस्थान का रुख किया है। सुरक्षा को लेकर के कई सवालात उठाए हैं। अपने परिवार से लंबे अरसे दूर रहने के बाद में जब यहाँ पर आए हैं तो उनसे बातचीत करते हैं कि प्रेस से रूबरू हुए। सर, कई सवालात आपने उठाए, कई मुद्दे आपने रखे। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी कहानी रही, एक लंबा अरसा रहा जो बच्चों की ट्रेजिडी हुई, सीएनआरसी का मसला हुआ, लेकिन अब आखिरकार आपको जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उस पर आपका क्या कहना? और राजस्थान का रुख क्यों? हाई कोर्ट ने कैटेगरीली कहा है कि जो मेरी स्पीच थी वो सरकार देश की यूनिटी के बारे में थी, इंटीग्रिटी के बारे में थी, एजुकेशन के बारे में थी, हेल्थ के बारे में थी, ना कि हेट्रेड और वायलेंस के बारे में थी। मैं जुडिशरी को धन्यवाद देना चाहूँगा और उस 138 करोड़ भारतीयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। राजस्थान सिर्फ इसलिए हम लोग आ गए कि वो एक तो मथुरा से निकलते वक्त हम लोग, रात हो गई थी, 12 बज गया था, और मथुरा बॉर्डर से लगता हुआ भरतपुर है, और राजस्थान में आने के लिए प्रियंका गांधी जी ने जो है वो कहा कि हम जो है आपको वहाँ पे एक सेफ प्लेस देंगे रहने के लिए। फैमिली को लगा कि मुझे अभी भी खतरा है सरकार से, शायद वो कोई और फाल्स केस लगा दे और शायद वो कोई जो है जीवन को भी खतरा है, तो हमने कहा कि उससे यूपी से थोड़ा कुछ दिन दूर रह लेते हैं। आपने एक चीज़ ये भी कही कि आप कोरोना के लिए जो भी वैक्सीन अगर डेवलप की जाती है तो आप अपने आप को बतौर उसमें एक्सपेरिमेंट के लिए, देश के लिए समर्पित करना चाहिए। जी ज़रूर, मैं करना चाहूँगा। हमारे देश की 3 इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो अलग काम कर रही है, इसके अलावा भी बहुत से वॉलंटियर्स आपको ज़रूरत पड़ते हैं। एक वैक्सीन जो होती है वो 4 स्टेजों में जाती है, तो एज अ वॉलंटियर मैं अपने आप को देना चाहूँगा कि वो मेरे पर, चूँकि मुझे कोरोना नहीं हुआ है और मैं एक हेल्दी इंडिविजुअल हूँ, यंग हूँ, मुझे कोई डिजीज़ नहीं है, तो मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यूपी सरकार से आपने अपनी नौकरी भी वापस मांगी है कि अब मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी नौकरी वापस चाहता हूँ। अभी तक आप सस्पेंड हैं? जी, मैं पिछले 3 साल से 2017 अगस्त 2017 से सस्पेंड हूँ और फाइनेंशियली भी पूरी तरह से टूट गया हूँ।
तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि मुझे मेरी नौकरी वापस कर दें इज्जत के साथ, ताकि मैं किसी हॉस्पिटल से जुड़ के एक कोरोना वॉरियर की तरह एक काम कर सकूं और अपना जो 10 साल का इंटेंसिव केयर यूनिट में वेंटिलेटर चलाने का एक्सपीरियंस है, उससे शायद एक जान भी बचा लूं तो वो बहुत होगा। राजस्थान में आना, प्रियंका गांधी का आपसे बात करना, परिवार से आपके से, और ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं सियासत की तरफ आपका रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सियासत की तरफ कुछ हो सकता है, यूपी चुनाव वगैरह सारी चीज़ आने में? किसी का मदद कर देना सियासत नहीं होती है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं वो प्रजा में एक राजा को, अगर मान लीजिए मेरे भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए वो 23 करोड़ प्रजा है तो वो उनकी मदद करेगी। तो इसी तरह से वो उन्होंने मेरी मदद की है। मैंने आपको अपने प्लान बता दिए हैं कि अगर मुझे योगी जी सरकार अगर मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं करती है तो मैं सबसे पहले बिहार, असम और केरल का रुख करूंगा, जहां से बाढ़ से तबाही आई हुई है और लोग ग्रसित हैं, वहां पे मेडिकल कैंप लगा के लोगों की मदद करूंगा। जान का खतरा आपको क्यों लग रहा है अभी भी कि भाई क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? भाई जब मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो तो क्या कहा जाए। विकास दुबे का आपने भी जिक्र किया। विकास दुबे की बात नहीं है, बहुत से इनकाउंटर्स, करीब 3000 से ज़्यादा इनकाउंटर्स यूपी में हो चुके हैं। और बात ये नहीं है कि, बात ये है कि आपको जुडिशरी जो है ऑर्डर देती है कि ये डॉक्टर कफील जो है कि कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, उसके बाद भी आप नौकरी नहीं देते हो। इस बार भी जब इतना बड़ा 45 पन्ने का ऑर्डर आने के बाद भी आप छोड़ते नहीं हो, तो चूंकि एक सामान्य आदमी हूँ, कॉमन आप पर्सन हूँ, तो फैमिली को थोड़ा डर लग जाता है। एक साफ चीज़ आपने कही कि मुसलमान होने के नाते मुझे प्रताड़ित नहीं किया गया, मेरे जो बच्चों की मौत का मामला उठाया इसलिए प्रताड़ित किया गया। यस, वो मैं हमेशा कहता हूँ। जब से मैं जेल से बाहर निकला हूँ, ये हर पत्रकार मुझसे पूछता है कि आपको योगी जी इसलिए परेशान करते हैं कि आप कफील खान हो। नहीं, मैं इसलिए नहीं परेशान करते हैं। वो कपिल मिश्रा भी होता या कपिल सिंह भी होता तब भी शायद वो उनको उसी तरह से प्रताड़ित करते, इसलिए क्योंकि मैं उनको लगता है कि वो जो ट्रेजेडी हुई, जो 70 बच्चे मरे, उसको उसी हॉस्पिटल में दफन हो जाना चाहिए था, उसको बाहर नहीं आना चाहिए था। अभी कुछ दिन जयपुर ही रहेंगे, राजस्थान की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के खूबसूरती को निहारेंगे। यस, जोधपुर जाना चाहूँगा और राजस्थान के रेगिस्तान भी देखना चाहूँगा। पहाड़ियाँ हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को घुमाना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कफील साहब। तो ये हैं डॉक्टर कफील खान, जो कि अपनी जमानत होने के बाद में 8 महीने बाद राजस्थान पहुँचे हैं, जयपुर पहुँचे हैं। सुरक्षा इनका पहला मुद्दा है। प्रियंका गांधी से इनकी बात हुई थी और प्रियंका गांधी से इनकी बात होने के बाद में परिवार की इन्हें राजस्थान भेजा गया है, जहाँ पर ये खुद को सुरक्षित मान रहे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। गुज़श्ता 7 माह से ज्यादा वक्त से मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील पर एनएसए की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को फौरन रिहा करने का हुक्म जारी किया और अलीगढ़ जिला और पुलिस इंतजामिया की कार्रवाई पर भी सख्त तनकीद की है। अब इस मामले में कानून के जानकारों का मानना है कि डॉक्टर कफील के मामले को नजीर बनाते हुए न सिर्फ जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि एनएसए में गिरफ्तारी को लेकर इस एक्ट में तरमीम भी की जानी चाहिए। तो इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट में भी मुकदमा करना चाहिए और कंपनसेशन, सूट फॉर डैमेजेस भी सिविल में करना चाहिए। और एक कंपनसेशन का उन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कंपनसेशन दिए हैं। इसके लिए एक बिल्कुल नया लॉ ये आना चाहिए कि अगर कोई किसी को इलीगल तरीके से जेल में डालेगा और वो साबित हो जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, उस आदमी को भी कम से कम उसका आधा पनिशमेंट देना चाहिए और वो जेल जाना चाहिए। सहयोग के लिए दे रहे थे, आपसी भाईचारे के लिए दे रहे थे। उन पे एनएसए की धारा बनती नहीं थी और जो वो धारा बनाई है वो तो एकदम से इलीगल है, वो बिल्कुल गलत है। और उसमें जिसने वो बनाई है उसमें पुलिस भी दोषी है, उसमें जिला प्रशासन भी दोषी है, डीएम भी दोषी है। और उसमें हमारा कहना ये है कि उसमें प्रॉपरली कंपनसेट करने के लिए डॉक्टर काफिल को कम से कम 1 करोड़ रुपये का उस पर प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, डीएम पे, एसएसपी पे 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए और वो डॉक्टर कफील को मिलना चाहिए। और जो उसमें जो उनको जो मेंटल हरेसमेंट हुआ है उसके लिए डीएम को पनिशेबल होना, डीएम को पनिश करना चाहिए, एसएसपी को पनिश करना चाहिए। और जिन लोगों ने एनएसए की सिफारिश की है वो सब लोग उसमें जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, ये बेगुनाहों को फंसाते रहेंगे। और जो है ये डॉक्टर कफील के पीछे तो पूरा देश लग गया, पूरे देश की दुआएं थी, पूरे देश की अपील थी
कि भाई इसको छुड़ाओ। सरकार पे दबाव था। बहुत सारे लोग जो बेचारे गरीब हैं उन पे तो कोई दबाव किसी का नहीं होता, तो उसको तो ऐसी सारी जिंदगी सड़ा के जेल में मार देंगे। तो इसमें सुधार जरूरी है, क्योंकि इसमें सुधार जरूरी है। एनएसए की डेफिनेशन को बदला जाना चाहिए कि कैसे एनएसए लगना चाहिए। इन्होंने तो जो जिसको मर्जी चाहे मनमाने तरीके से एनएसए नहीं लगना चाहिए। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में आज शोबे उर्दू और बैनुल-अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स अंजुमन के इश्तिराक से एक रोज़ा वेबिनार का इनेकाद किया गया। वाक़यात करबला और अदब के उन्वान से मुनक़्क़दा इस वेबिनार में मकामी और गैर मुल्की दानिशवरों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वेबिनार में शिरकत की और उन्वान के हवाले से मकाले पेश किए। वेबिनार की सदारत प्रोफेसर अख्तर अल-वासी ने की और कलीदी खुतबा मारूफ उर्दू अदीब तकी आबिदी ने पेश किया। इसके अलावा मकामी और गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और नौजवान उर्दू स्कॉलर्स ने भी वेबिनार के 2 अलग अलग सेशन में शामिल होकर वाक़यात करबला के हवाले से अपने मकाले पेश किए और इस सानहे से हासिल होने वाले पैगाम को आम करने की कोशिश की। कि ये जो एक वाक़या जो दुनिया का अजीम तरीन वाक़या है, हादसा है, ये एक ऐसा हादसा था जो दुनिया को जिसने अब तक मुतासर किया है। इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जिस पर अदब में इतना लिखा गया हो और जो आज भी बिल्कुल अपनी तमाम तर जो उसकी असरात हैं उसके साथ लोगों के दिलों में ज़िंदा हो। तो इस अजीम वाक़े को बहुत ज़रूरी है कि हम इसके एक एक पहलू पर नज़र रखें और इसका समाज पे क्या असरात हैं और इससे हम कैसे पॉजिटिव और मस्बत इसको अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं, कैसे हम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को किस तरह से अपने लिए ताकत बना सकते हैं। अलीगढ़ नगर निगम के अफसरान ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल इलाका शमशाद मार्केट पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुहिम चलाई, जहां से नाले और नालियों पर किए गए कब्जों को हटाया गया है। इस दौरान कई बार आवाम की जानिब से नगर निगम कार्रवाई की मजम्मत की गई, लेकिन नगर निगम अफसरान और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई रुक न सकी और नाजायज़ कब्जों के खिलाफ मुहिम मुसलसल जारी रही। डिप्टी MNA राज बिहार ने बताया कि ये मुहिम अब मुसलसल जारी रहेगी और शहर के दीगर इलाकों में भी चलाई जाएगी। अभियान आज शमशाद मार्केट पर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। आज ये नाले के ऊपर जो अवैध अतिक्रमण की वजह से आपकी पानी की निकासी पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और काफ़ी क्या नाम है जनमानस इसके खिलाफ क्या नाम है आक्रोश करता रहता है। इसके नाते दोनों नालों के बीच में जितना भी स्थायी और अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण था वो क्या हटवाया गया है। लगभग आज 76 अतिक्रमण था लगातार जिसने अपनी उसके ऊपर से स्लैब डाल के या आपका क्या नाम उसके ऊपर से आपकी क्या नाम है वो छत डाल के अवैध रूप से किया गया था, उन सबको क्या नाम है हटवाया गया। अलीगढ़ के थाना इगलास के गांव कलबाग के बाशिंदों ने आज DM ऑफिस पर एहतजाज करते हुए धरना दिया और राशन डीलर समेत सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी और धरने पर DM दफ्तर के बाहर बैठ गए। उनका कहना था कि मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत कर रहे बनवारी लाल ने बताया कि सप्लाई अफसर की शह पर राशन डीलर अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन अफसरान कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं, बल्कि ऐसी रिपोर्ट लगाई गई जिसमें शिकायत करने वालों को ही कसूरवार बताया गया। हमारा मुतालबा है कि पूरे मामले की जांच गैर जानिबदारी से कराई जाए। प्रार्थना पत्र दिया था, हमारे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा गलत किया जा रहा है। दुकान को रिश्वत लेकर के फर्जी रिपोर्ट बना करके राशन हमारे गांव की राशन दुकान को बहाल किया है। राशन वाले से शिकायत ये थी कि कम तोलते थे और कभी अंगूठा लगवा लिया, राशन नहीं दिया और सरकारी रेट से पैसा ज़्यादा उगाही करते थे। इस विरोध में इस पर्पज से हम SDM साहब से मिले, प्रार्थना पत्र दिया। 50 से 60 लोग हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए SDM साहब से मिले और SDM साहब ने जांच कराई तो हमारे लोगों का जो बयान था वो तोड़ मड़ोड़ करके सप्लाई इंस्पेक्टर ने लिखा। हमारे भी 5 यूनिट है जिनमें कभी 3 यूनिट का देता है और घर पे बाद में अंगूठा लगा ले जाता है, फिर बाद में कहता है आपका राशन आया ही नहीं है। यहाँ तक के महिलाओं के साथ भी अभद्रता करता है, कार्डों को भी फाड़ देता है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
बिहार असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भले ही ऐलान नहीं किया गया हुआ, लेकिन सभी पार्टियां अपनी तमाम तर कोशिशों में मसरूफ हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मरतबा 50 सीटों पर इंतखाब लड़ने जा रही है। एमआईएम के इस ऐलान के बाद मुस्लिम वोटों को लेकर सियासी कशमकश बढ़ती दिखाई दे रही है। जेडीयू आरजेडी भले ही इसे चैलेंज के तौर पर नहीं देख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर सभी पार्टियों को बड़ा खतरा साफ दिखाई दे रहा है। बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ने लगी है और इसका असर मार्केट में भी देखा जा रहा है। पटना में डिजाइनर कुर्ते, सदरी, कोट से बाजार सज चुका है। सभी पार्टियों के झंडों के रंग को ध्यान में रखकर लिबास तैयार किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रजनीश ने मार्केट का जायजा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर जगह तैयारियां परवान पर है, तो देश का इकलौता खादी मॉल भी चुनावी रंग में रंग चुका है। देख सकते हैं पटना का ये खादी मॉल है और यहाँ पर नेताजी को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और रंग बिरंगे सभी पार्टियों से मिलता जुलता जो कलर है देख सकते हैं, कुर्ता, बंडी, गमछा, तमाम चीज यहाँ पर जो है पहले से ही स्टॉक कर लिया गया है ताकि नेताजी आएंगे अपनी पसंद का अपने अलग अलग जो कलर है उसको ये खरीदारी कर सकेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खादी से बना हुआ ये आइटम है और जो कारीगर हैं वो पहले ही तैयार कर चुके हैं और बाकी जो डिमांड होता जा रहा है और लगातार कारीगर जो है तैयार करने में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये अलग अलग कलर है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, तमाम कलर के जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कुर्ता तैयार कराए गए हैं और नेताजी आएंगे। अब टिकट मिले या फिर ना मिले, लेकिन उससे पहले कुर्ता की खरीदारी जरूर कर रहे हैं। मैनेजर साहब आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। कुर्ता, पैजामा, बंडी, गमछा, पूरा स्टॉकिंग है खादी मॉल में। वक्त बदला और खादी का क्रेज बढ़ा है, ये बता रहे हैं यहाँ के मैनेजर हैं। और देखिए इस वक्त आपको हम सीधे दिखा रहे हैं कि अलग अलग कलरफुल डिजाइनर कुर्ता तैयार कराया गया है। गमछा हो या फिर कुर्ता या बंडी, तमाम चीजें यहाँ पर जो है उपलब्ध करा ली गई है ताकि जो चुनाव से पहले नेताजी आएंगे तो अपनी पसंद का वो कलरफुल और डिजाइनर कुर्ता खरीद सकते हैं। जाहिर है हर जगह पार्टी कार्यालय से लेकर जो बाहरी दुकान है वहां पर भी गुलजार लगने लगा है, तो अब खादी मॉल में भी नेताजी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में गेस्ट लेक्चरर पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर गेस्ट लेक्चरर एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है। लाठीचार्ज में कई लोगों को चोट भी आई है। गेस्ट लेक्चरर्स बता रहे हैं अपने आप को और ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे जो कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। साथ ही अभी कोविड पीरियड है तो उसमें भी कई रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो किया जाना है। इन्हें कोई परमिशन नहीं था, जिनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आपका ये धरना प्रदर्शन अवैध है और गैर कानूनी है, आप कृपया यहाँ से हट जाएं। और उसके बाद उन्हें पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ अवेलेबल थे, उनके माध्यम से उनको यहाँ से हटाया। पटना में कल से मास्क के ताल्लुक से एक मुहिम छेड़ी जाएगी। पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के पाए जाने पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। दफा 144 के तहत इंतजामिया कार्रवाई करेगी। 4 सितंबर से 10 दिनों तक ये मुहिम चलाई जाएगी। ऑटो, बस स्टैंड और बाजार में खास तौर पर सख्ती होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां भी जब्त की जाएगी। तो ये मुहिम कल से पटना में शुरू होगी। बिना मास्क के पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई शख्स दिखाई दे तो उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। सर, कल 4 तारीख से विशेष अभियान चल रहा है कोरोना से बचाव के लिए, क्या वो अभियान है सर और लोगों को क्या आप निर्देश देंगे? ये है कि जितने भी बसेस चलने के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दुकानें खुलने के निर्देश दिए गए हैं और पब्लिक प्लेसेस पे जिस तरह के भी अनुमति दी गई है लोगों को आने जाने की, उसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि सभी लोग मास्क लगा करके उस गतिविधि को कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गतिविधि करेंगे मास्क लगाने के लिए, गाड़ी चाहे चला रहे हों या बस में सवार कर रहे हों या दुकानदारी कर रहे हों या सामान खरीदने जा रहे हों, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार मास्क के लिए इन्फोर्समेंट के लिए
कार्रवाई की जा रही है और कल से इस पर विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है जो अभी 1 सप्ताह चलेगा। और इसमें ऐसे सभी बाजार हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, बसेज हैं, गाड़ियां हैं, उन सभी में ये लगातार चेकिंग की जाएगी कि लोग मास्क पहन करके ही बाहर निकले जा सके। तो ऐसे जगहों पे धारा 144 लगाया जा सकता है। हाँ, उन जगहों पर जो आम दुकान है और जो लोग हैं, लोगों का आवागमन है, उस क्षेत्र में प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी कार्रवाई जो प्रावधान है उसके तहत प्रतिबंधित किया जाएगा। इन दिनों बिहार के कई अजला सैलाब की जद में हैं। ऐसे में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। गया नगर निगम 22 वार्ड में जब साफ पानी नहीं मिला तो गांव वालों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि उन्हें झाग वाला पानी पीना पड़ रहा है। इस समय हम लोग हैं गया शहर के बीचों बीच अंदर रमना मोहल्ले में। आप देख सकते हैं कि ये जो मोहल्ला है, ये मोहल्ले में करीब 1000 से 2000 के बीच की आबादी रहती है और यहाँ जो मुख्य समस्या है वो पेयजल को लेकर है। सरकार ने हर घर तक नल पहुँचाने की योजना शुरू की है, लेकिन ये जो मोहल्ला है अभी तक इस योजना से अछूता है। काफ़ी पहले, कई साल पहले यहाँ नल का पाइप बिछाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये सब बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इससे जो पानी आ रहा था वो काफ़ी गंदा आ रहा था और वो पीने लायक नहीं था। इस मोहल्ले में एकमात्र ये चापाकल है जिसे यहाँ के एक सज्जन चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानी जब चलता है तो इससे झाग निकलता है। स्थानीय लोग इसी पानी को छान कर पीते हैं, चूँकि उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पेयजल की जो सही पेयजल है उसकी मांग को लेकर कई दिनों से सत्याग्रह पर भी हैं। एक यहाँ की महिला है, उनसे बात करते हैं। अच्छा चाची, क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग के ये है सर कि हमने सत्याग्रह पर बैठल है 4 दिन से, कोई नहीं आ रहा है। यही गंदगी पानी है, छान छान के पी रहे हैं। और गंगा नदी के छोर पर हम लोग रहते हैं और जो मंत्री विधायक प्रेम कुमार देखने नहीं आ रहा है। इस इलाके में पाइप बिछवाए, लेकिन कुछ दिन बाद वो पानी बदबूदार हो गया। चूँकि इस इलाके में नदी किनारे जो नाला गिर रहा है, उस नाले के वजह से पानी यहाँ बदबूदार है। अपना बोरिंग, हमारा घर भी इसी बगल में, अपना बोरिंग मेरा भी बदबूदार है। तो हम लोग जो हमारे ही समय में लगा था, पिता महेश्वर नगर निगम के द्वारा एक नदी में बोरिंग कराया गया। वो पानी बहुत अच्छा है। उस पानी का पाइप विस्तार चौक तक गया, इस इलाके में नहीं गया। इस इलाके में जब नहीं गया तो लोक शिकायत निवारण में भी हम केस किए कि भाई इस इलाके में पाइप बिछाओ, तो ये झूठा दे दिया कि हम बिछा दिया। ये देखिए लिखा हुआ है। ये नगर निगम जो है झूठ बोल दिया लोक शिकायत में, जो कि पाइप बिछा दिया, लेकिन हकीकत है कि इस इलाके में जो पाइप बिछी उसमें पानी सही नहीं आया और अभी भी लोग यहाँ का गंदा पानी पी रहे हैं, जिससे इनका जो स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ रहा है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। वैशाली के भगवानपुर में बाया नदी के सतह आब में इजाफे के बाद हजारों एकड़ में लगी खेती तबाह हो गई। धान, मक्का और केले की खेती बर्बाद हो चुकी है। यहाँ के किसानों की माने तो इंतजामिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम किस हाल में है। बाढ़ के कारण खेती बाड़ी को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हम नाव पे सवार हैं और नाव वहां चल रही है जहां बस्तियां हैं, या ये कह सकते हैं कि यहाँ रास्ते हैं, लेकिन पानी इतना बड़ा है जिसके चलते जहां सड़कें हैं वहां नाव चल रही है। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न है। ये केले की खेती है, जो हाजीपुर की मशहूर केला की खेती होती है, बिल्कुल तबाह हो चुकी है बाढ़ की पानी से। इसके अलावा बाकी जो यहाँ फलों सब्जियों की खेती होती है, आम के बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, मक्के की खेती है, तमाम चीज आप देख सकते हैं बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है और लोगों के सामने कोई चारा नहीं है। और ये स्थिति लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गई है, लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी भी थमी नहीं है, जिसके चलते लोगों को भारी फजीयतों का सामना करना पड़ रहा है। और इंतजार इस बात की है लोगों को कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा या प्रशासन की ओर से कोई यहाँ आएगा और इनका हालचाल पूछेगा, इनकी सुधि लेगा, लेकिन अभी तक कोई इनकी सुधि लेने नहीं आया है, जिसके चलते ये काफी परेशान हैं। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।